हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई एम होपिंग कि आप सभी अच्छे हों और अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। डेफिनेटली आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एमपीपीएससी का एग्ज़ाम कैसे क्लियर करना है, कैसे आपको एक अच्छी रैंक लेकर आनी है एमपीपीएससी के एग्ज़ाम में और कैसे आपको टॉपर बनना है, कैसे अच्छी पोस्ट उठानी है। तो सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मैं आयुष जैन हूँ। मैं डिप्टी कलेक्टर हूँ डिस्ट्रिक्ट छतरपुर मध्य प्रदेश में। एमपीपीएससी 2020 के एग्ज़ाम में मैंने एमपी में 13th रैंक अचीव की थी और उसी के थ्रू मेरा सिलेक्शन डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट पर हुआ था। देखिए, एमपीपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो 3 फेजेज़ में होता है, आप सभी को पता होगा। फर्स्ट फेज़ है प्रीलिम्स, सेकेंड फेज़ है मेंस और थर्ड फेज़ है इंटरव्यू। देखिए, आइडियली मेंस की प्रिपरेशन की जाती है और जब कभी भी हमारे प्रीलिम्स की डेट आ जाती है तो उससे लगभग 2-3 महीने पहले हम फिर प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। ये एक आइडियल कंडीशन होती है। अभी प्रीलिम्स को हमें कैसे प्रिपेयर करना है, एमपीपीएससी की प्रिपरेशन में अभी जो हम देखें तो फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स प्रीलिम्स का कट ऑफ काफ़ी हाई हो रहा है। 2021, 2022 और 2023 की जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है उनमें कट ऑफ लगभग 78 to 80 क्वेश्चंस रहा है आउट ऑफ 100। एंड फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, getting 80 marks out of 100 questions, getting 80 questions correct out of 100 questions is not an easy thing. It's very hard nut to crack. So what should be our approach? Our approach should be कि हम एक सेफ स्कोर तक पहुँचें एंड 82, 83 तो हम कहीं ना कहीं स्कोर करें, तभी हम श्योर हो सकेंगे कि हम मेंस लिखने वाले हैं आगे जाकर। तो अब इतने मार्क्स लेकर आने की प्रिपरेशन कैसे करना है, मेन क्वेश्चन यहाँ पर ये है। तो देखिए, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन 2 फेजेस में होगी, दो स्टेजेस पर होती है। फर्स्ट स्टेज इज फैक्चुअल नॉलेज एंड सेकंड स्टेज इज कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। देखिए, एमपीपीएससी का जो प्रीलिम्स है वो ऐसा है जिसमें कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं डेफिनेटली, तो हमें फैक्ट भी तैयार करने हैं और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं तो हमें कॉन्सेप्ट भी प्रिपेयर करने हैं। इसीलिए जब हम मेंस की प्रिपरेशन पहले स्टार्ट करते हैं और मेंस की प्रिपरेशन के ड्यूरिंग हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, तो वहाँ से हमें कॉन्सेप्चुअल लेवल पे जो प्रीलिम्स में हमें जो नीड है वो प्रिपेयर हम कर लेते हैं। फिर आते हैं कुछ फैक्ट जो हमें करने होंगे। तो अब फैक्ट कैसे प्रिपेयर करेंगे? फैक्ट प्रिपेयर करने का एक अच्छा तरीका है कि हम कुछ फैक्चुअल बुक जैसे कि एक लूसेंट आती है उसको हम देख सकते हैं। I do not recommend Lucent book for the beginners and I do not recommend this book to be studied for whole year. You have to consider Lucent only 2 or 3 months before your prelims exam. अगर हम लूसेंट को थ्रू आउट द ईयर पढ़ेंगे तो हम कॉन्सेप्ट मिस कर देंगे। सो व्हाट शुड बी आवर अप्रोच कि हम कॉन्सेप्चुअल बुक्स पढ़ें एंड फॉर रिवाइजिंग द फैक्ट्स in speedy manner we turn toward Lucent. ओके, अभी एमपीपीएससी का सिलेबस चेंज भी हुआ है, तो अभी प्रीलिम्स में ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं हुआ है। प्रीलिम्स में पहले जो 10th यूनिट में कमीशंस पूछे जाते थे उसकी जगह पे अब सिर्फ डायनेस्टीज वेरी सॉरी ट्राइब पूछे जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्राइब प्रिपेयर करना भी इतना टफ टास्क नहीं है, बट ट्राइब्स आर कंफ्यूजिंग। तो हमें क्या करना है कि हम ट्राइब के लिए कुछ, एक तो जो एमपी की जो बुक्स हैं उनमें जैसे पुणेकर हुई या बर्नवाल हुई या फिर द मैग्रो हिल पब्लिकेशन की जो बुक्स हैं उसमें जो ट्राइब के चैप्टर्स हैं उनको हम पढ़ सकते हैं, उन्हें काफ़ी अच्छे से हम पढ़ें, थरोली इसको स्टडी करें। और कुछ ट्राइब स्पेसिफिक हम यूट्यूब पर वीडियोज़ भी देख सकते हैं पर्टिकुलर ट्राइब के लिए। फिर भी लेकिन ट्राइब जो रहेगा वो कन्फ्यूजिंग रहेगा, तो उसके लिए हमारी एक अप्रोच हो सकती है कि हम टेबुलर फॉर्म में, चार्ट फॉर्म में प्रिपेयर करें ट्राइब को। हर ट्राइब की कुछ
बेसिक फीचर्स कॉमन होते हैं उनको हम सेपरेटली लिख लें, कुछ हेडिंग्स को लिख लें। जैसे कि ट्राइब है तो उनकी कुछ सब ट्राइब होती हैं तो उनकी हेडिंग बना लें और हर ट्राइब की उस हेडिंग के अंदर फिर सब ट्राइब्स लिख लें। या उनके कुछ कस्टम्स हैं उनकी हेडिंग बना लें। उनकी जैसे कि बहुत सारी ट्राइब्स हैं उनके जो रहने का जो प्लेस है उनको एक अलग नाम से बुलाया जाता है तो उसकी एक हेडिंग बना लें उनके रेसिडेंस की। फिर उसके जो नेम है वो उसको सेपरेटली लिख लें। कुछ ट्राइब्स हैं उनके यूथ हाउसेस होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं तो उसकी एक टेबल फॉर्म में हम बनाएं और अलग अलग ट्राइब के अलग अलग यूथ हाउसेस के जो नेम है उसको हम लिख लें। तो अगर हम टेबुलर फॉर्म में ट्राइब्स को पढ़ेंगे तो आई थिंक कि दैट वुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू रिमेंबर। अपार्ट फ्रॉम दिस हम मैपिंग भी कर सकते हैं टाइप की, कि एक मैप पे हम लिख सकते हैं कि कहाँ कौन सी टाइप्स पाई जाती है। तो उससे भी हमारे लिए ज्योग्राफिकल लोकेशन किसी भी टाइप की याद करना आसान होगी। यूनिट 9 पे अगर हम देखें तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वाली यूनिट है। उसमें बहुत ज़्यादा हमें पढ़ने को नहीं है क्योंकि वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की यूनिट है। हाँ, उसमें कुछ फैक्ट देखने को ज़रूर मिलते हैं तो हम किसी भी, जैसे कि निर्वाणा IAS पब्लिकेशन की एक बुक आती है या फिर अनअकैडमी के भी कुछ शॉर्ट नोट्स हैं इसके लेके, या फिर एग्जामपीडिया का कुछ होगा, जो भी पब्लिकेशन आपको पसंद आए आप उसको चूज़ कर सकते हैं और उसको पढ़ लें। लगभग हर सोर्सेज में 9th यूनिट कॉमन मिलती है, इसीलिए हमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। फिर करंट अफेयर हमें कैसे पढ़ना है, तो करंट अफेयर के लिए मैं कहूँगा कि एक तो डेली न्यूज़पेपर हमें पढ़ना चाहिए। दिस इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ करंट अफेयर। अपार्ट फ्रॉम दैट हम क्या कर सकते हैं कि कुछ मैगजीन्स आती हैं, ईयरली मैगजीन आती है, जैसे कि दृष्टि IAS की एक मैगजीन आती है, प्रतियोगिता दर्पण आती है, स्पीडी आती है। तो इन में से कोई भी एक मैगजीन ऐसी हम ले लें जो ईयरली मैगजीन, हम उसको देखें। और अगर हम लास्ट 1 ईयर का करंट प्रिपेयर कर रहे हैं देन आई थिंक इट इज़ मोर देन सफिशेंट। इसके ऐसा नहीं है कि इसके अलावा करंट नहीं पूछा जाएगा, डेफिनेटली पूछा जाएगा, बट फिर वो हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व करना होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस हम बाकी जो यूनिट्स हैं उनको हम जो हमारे जो डेफिनेट सोर्सेज है उससे ही कर लें। MP के लिए बर्नवाल, TMH, पुणेकर, इन बुक्स को हम देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए वही जो सोर्सेज हम कन्वेंशनली जो यूज़ करते हुए आ रहे हैं, जैसे कि ज्योग्राफी के लिए NCERTs हैं और इकोनॉमिक्स के लिए वाजीराम इकोनॉमिक कोई कोचिंग के नोट्स हम देख सकते हैं, और हिस्ट्री के लिए मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम है। ऐसे कुछ सोर्सेज को हम देखेंगे तो सफिशेंटली हो जाएगी प्रिपरेशन। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, सोर्सेज वही हैं, ज़्यादा हमें सोर्सेज को लेकर भटकना नहीं है। किसी भी एस्पिरेंट के लिए यही सोर्सेज फॉलो करने हैं। कुछ चीज़ें हमें प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के ड्यूरिंग हमें याद रखनी है, जैसे कि हमें रिवीजन पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट मेक दिस मिस्टेक कि वो आगे बढ़ते जाते हैं। वो कहते हैं ना कि आगे पाठ और पीछे सपाट, वही चीज़ होती है हमारे साथ में कि हम आगे बढ़ते जाते हैं बट पीछे हम भूलते भी जाते हैं। सो वी हैव टू कीप दिस थिंग इन आवर माइंड कि हम प्रॉपरली रिवाइज कर रहे हैं चीज़ों को। एवरी नाउ एंड देन हमारे लिए चीज़ों को रिवाइज करना है। लाइक अगर आपने आज कुछ पढ़ा है तो मेक श्योर कि आप उसको 2nd डे या 3rd डे रिवाइज कर रहे हैं। एक चीज़ को हम अगर 3-4 बार 5 बार रिवाइज करेंगे तभी वो चीज़ हमारे दिमाग में सही तरीके से बैठेगी। दूसरी चीज़ हम ये भी करें कि जिनको फैक्ट याद करने मुश्किल होते हैं, या फैक्ट नहीं कोई कॉन्सेप्ट याद करना भी जिन्हें मुश्किल है, उनको क्या करना है कि शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। वो डायग्राम्स बना के, फ्लो चार्ट बना के उसे याद कर सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने हाथ से लिखें और शॉर्ट नोट्स बनाएं इस चीज़ का। उन शॉर्ट नोट्स को उससे फ़ायदा ये भी होगा कि उन्हें रिवाइज़ करना भी काफ़ी आसान है। आप 1 घंटे में बहुत सारा रिवाइज़ कर लेंगे। वहीं अगर आप एक बुक पूरी की पूरी लक्ष्मीकांत उठा के बैठ जाएंगे तो हार्डली आप 4 या 5 चैप्टर पढ़ पाएंगे। वहीं उतने टाइम में आप पूरा का पूरा सब्जेक्ट भी रिवाइज़ कर सकते हैं। वी हैव शॉर्ट नोट्स ऑफ दैट सब्जेक्ट। सो मेक श्योर कि आप शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलें। थर्डली, आपको प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने हैं, रेगुलरली करने हैं, नॉट जस्ट वंस। आपको उनको बार बार देखना है, उसका एक एनालिसिस भी करना है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, तभी आप कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट ले पाएंगे। हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को बेसिस बना के तैयारी करनी है। अगर आपको पता है कि मेडिवल हिस्ट्री से कम पूछा जाता है तो हमें मेडिवल हिस्ट्री को कम टाइम देना है, और अगर मॉडर्न से पूछा जाता है तो मॉडर्न हिस्ट्री को ज़्यादा टाइम दें। एक सिंपल सी चीज़ है। तो हमें एनालिसिस करते हुए चलना है। जिस टॉपिक का जितना ज़्यादा वेटेज होगा हम उसको उतना ज़्यादा टाइम देंगे।
इसके अलावा ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हैं आप, दैट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने से कन्फ्यूज़न होता है तो ही कैन स्किप इट। और अगर आइडियली तो कंडीशन बनना ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करें, दैट वुड हेल्प यू इन गेटिंग टू द आंसर। तो इतनी चीज़ें अगर आप कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी मेंस की कैसे प्रिपरेशन करनी है हमें? देखिए, मेंस किसी भी, जैसे यूपीएससी देखें हम या फिर एमपीपीएससी देखें, मेंस का जो नाम है ना, मेंस, ये वो मेन है, तो वो वही बिल्कुल नाम को वो अपने बिल्कुल जस्टिफाई करता है, क्योंकि अल्टीमेटली स्कोर ऑफ योर मेंस डिसाइड योर रैंक, योर सिलेक्शन। तो हमें मेंस को काफ़ी अच्छी तरह से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो मेंस को प्रिपेयर करने के लिए सबसे बड़े एक जुमला चलता है एमबीबीएस यूपीएससी में कि सिलेबस हमारे लिए याद होना चाहिए। तो आप सिलेबस अच्छे से पढ़ें और उसे याद करें। याद करने का मतलब ये नहीं है कि आप सिलेबस लेकर एक दिन पूरे घूमते रहें, उसे एक एक चीज़ को याद करते रहें। सिलेबस याद होने से मतलब ये है कि आप सिलेबस को इतने बार देख लें कि आपको एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड पता हो कि किस लाइन में कौन सा वर्ड लिखा है। तभी आप जब कभी जैसे न्यूज़पेपर भी पढ़ेंगे तो आपको तभी क्लिक होगा कि ये वाला आर्टिकल जो है न्यूज़पेपर का, वो मेरे सिलेबस के इस सब्जेक्ट के इस टॉपिक की इस लाइन से रिलेट हो रहा है। सो मेक श्योर दैट यू मेमोराइज द सिलेबस वेल, कीप व्यूइंग द सिलेबस अगेन एंड अगेन। इसके अलावा मेंस की प्रिपरेशन भी 2 लेवल पे होती है। एक होता है बस फर्स्ट पार्ट इज़ कि हम पढ़ें और समझें सिलेबस को, एंड द सेकंड थिंग इज़ राइटिंग। अल्टीमेटली क्योंकि हम एग्ज़ाम जब लिख रहे हैं तो इट्स नॉट मी हु इज़ राइटिंग द एग्ज़ाम और इट्स नॉट यू हु इज़ राइटिंग द एग्ज़ाम। एग्जामिनर को नहीं पता कि आप हैं, कि मैं हूँ, कि टॉपर लिख रहा है कॉपी, कि कौन लिख रहा है। अल्टीमेटली एग्जामिनर को सिर्फ कॉपी दिखती है हमारी, तो हमें हमारी कॉपी अच्छी बनानी है। हो सकता है कि फर्स्ट टाइम वाला बहुत अच्छी कॉपी लिख रहा है इन कंपैरिजन टू द पर्सन हु इज़ प्रिपेयरिंग फ्रॉम लास्ट 5 अटेम्प्ट। तो जिसकी कॉपी अच्छी दिखेगी सिलेक्शन उसका होगा। तो हमें अच्छा पढ़ने के साथ में अच्छा लिखना भी सीखना है। दिस इज़ दी की टू क्रैक द मेंस। तो हम क्या करें कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको 1 बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें। जब आपको लगने लगे कि आपने वो टॉपिक अच्छी तरह से समझ लिया है तो हम उसके कुछ क्वेश्चंस निकालें इंटरनेट से, प्रीवियस ईयर पेपर्स से, और उसके क्वेश्चंस को हम लिखें। जब लिखें और अपना जो पीयर ग्रुप है, आपके जो कलीग्स हैं जिनके साथ में आप प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको आपस में बैठ के उसको चेक करें, उसमें गलतियाँ निकालें। हो सकता है आपका कलीग ने वही आंसर आपसे बेहतर लिखा हो तो आप उसका फॉर्मेट चोरी कर लें। मैं तो यही करता था। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, कोई किसी से पूछने में, किसी को दिखाने में कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। अगर आपको एक्सेप्ट करना है कि अगर आपके कलीग ने अच्छा ही आंसर लिखा है तो आप अपने कलीग के जैसा ही लिखें उस आंसर को। इसके अलावा आपको क्या करना है, एक ही आंसर को बार बार लिखना है। हो सकता है आप पहली बार लिखें वो आंसर उतना अच्छा नहीं लिखा जाए, आप सेकंड टाइम लिखें हो सकता है वो और अच्छा हो जाए, उसके बाद लिखें थर्ड टाइम हो सकता है और अच्छा हो जाए। तो ये आप कर सकते हैं कि एक ही आंसर को बार बार लिख सकते हैं। मैंने ऐसा कई बार किया है, रिपीटेडली ये मैंने ट्रिक बहुत फॉलो करी है कि मैं एक ही आंसर को कई तरीके से लिखने की कोशिश करता था, और जब मैं सेटिस्फाई हो जाता था कि हाँ ये एक बेस्ट तरीका हो गया है, इसको लिखने से मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे, तो फिर मैं उस तरीके को अपना लेता था। तो इसे आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है मेंस में कि मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल एनकाउंटर सच क्वेश्चंस कि आपको उसका आंसर नहीं बनेगा। फिर क्या करना है, से फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने गंगा नदी पे एक आंसर प्रिपेयर किया है। गंगा का आप क्या पॉइंट बनाएंगे, कहाँ से ओरिजिन होता है, कहाँ डेस्टिनेशन है, क्या ट्रिब्यूटरीज है, और भी क्या ड्रेनेज सिस्टम है गंगा का, क्या इंपॉर्टेंस है गंगा की, ये सारी चीज़ें आप प्रिपेयर करेंगे व्हेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द आंसर ऑफ गंगा। लेकिन हो सकता है कि अचानक से पेपर में आ जाए कि साउथ अमेरिका की अमेजॉन नदी पे कमेंट कीजिए। तो अभी क्या हर नदी के बारे में आप इतना सारा याद कर सकते हैं? नहीं। फिर आप क्या करेंगे, आप फ्रेमिंग को उठाएंगे।
अब गंगा आपने अमेजॉन नदी प्रिपेयर नहीं की है, लेकिन आपने गंगा नदी तो प्रिपेयर की है। तो अब गंगा नदी की जो फ्रेमिंग है, जो हेडिंग्स हैं, उनको पकड़िए और अमेजॉन नदी में उसको पुटअप कीजिए कि अमेजॉन नदी कहाँ से निकलती है, क्या डेस्टिनेशन है। गंगा की इंपॉर्टेंस पढ़ी थी आपने, तो वही हेडिंग्स आप गंगा की हेडिंग की जगह अमेजॉन की हेडिंग में डाल दीजिए। बहुत बेसिक आंसर मैंने लिया है, इससे हो सकता है एग्जाम्पल लिया है मैंने बहुत बेसिक, हो सकता है ये इतना इफेक्टिवली आपको समझ ना आया हो, लेकिन कई बार आप जब इसको करेंगे अप्लाई तो ये हेल्प करेगा। हो सकता है आपने अशोक के लिए आंसर प्रिपेयर किया हो, तो कि अशोक बहुत पावरफुल रूलर था, तो एक एबल कमांडर था, आर्ट एंड कल्चर का पैट्रोनेज करता था, रिलीजियसली टॉलरेंट था, ये हेडिंग होंगी आपकी एक अशोक में। लेकिन हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए चंद्रगुप्त पर, तब चंद्रगुप्त में यही हेडिंग बनाइए और उसको लिखिए, तो आपको कंटेंट की कभी शॉर्टेज नहीं होगी। तो ऑल इन ऑल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप हेडिंग्स याद रखिए कि किस टाइप के आंसर्स की क्या हेडिंग होती है। रूलर पे पूछा जाएगा तो आपकी क्या हेडिंग होंगी, फिर कोई भी रूलर आए उन हेडिंग को यूज़ करके आप लिखिए। नदी की क्या हेडिंग्स हो सकती हैं वो कर लीजिए। कोई बैटल है तो उसकी क्या हेडिंग्स हो सकती है, उस हेडिंग्स को यूज़ करते हुए जो अननोन बैटल है उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो आप हेडिंग को फोकस कीजिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप पेपर वाइज भी आपकी स्ट्रैटेजी डिफ़र करेगी। जैसे कि साइंस थर्ड पेपर में आती है MPPSC में, अब तो न्यू सिलेबस में खैर कम हो गई है, पर साइंस जिनकी वीक है तो आप उस वाले पेपर को अच्छा कीजिए। इकोनॉमिक्स आने लगी है, दोबारा से सिलेबस चेंज हुआ तो इकोनॉमिक्स आने लगी। कुछ लोगों को इकोनॉमिक्स में इशू होता है तो आपको इकोनॉमिक्स भी अच्छे से करनी है। तो पेपर वाइज आप अपने ग्रे एरियाज़ को आइडेंटिफाई करें, एंड आपके ग्रे एरियाज़ को आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, तो आपकी जो कमी है आप उसको आइडेंटिफाई करें, उसको आप ज़्यादा टाइम दीजिए। और जो हिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा टाइम, पूरा टाइम इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि हिस्ट्री जो है वो फर्स्ट पेपर होता है, फर्स्ट पार्ट होता है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मेक मिस्टेक कि थ्रू आउट द पार्ट ऑफ देयर जर्नी वो हिस्ट्री पढ़ते रहते हैं, और स्टिल वो हिस्ट्री ना तो हिस्ट्री में कभी कॉन्फिडेंस गेन कर पाते हैं ना मार्क्स। तो आप टाइम बाउंड मैनर में एनालिसिस करते हुए चलें कि किस टॉपिक को आपको कितना टाइम देना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कहाँ से आउटपुट ज़्यादा मिल सकता है, आप वहाँ अपने एफर्ट्स को डेडिकेट कीजिए। एथिक्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी मेंस के प्रिपरेशन के पूरे दरमियान, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मेक दिस मिस्टेक, वो एथिक्स को बहुत लाइट लेते हैं। दे डेडिकेट होल ऑफ देयर टाइम for the first, second and third paper and they forget about ethics and हिंदी एग्ज़ाम। बल्कि ये हिंदी, एथिक्स और ऐसे तीनों ही बहुत स्कोरिंग है और ये हमारे लिए सिलेक्शन की चाबी है। सो मेक श्योर कि आप एथिक्स के पेपर को अच्छे से प्रिपेयर करें। अगर आप प्रिपरेशन में सिर्फ 3 पेपर जो बहुत लेंदी हैं उन पर ही टाइम देंगे और एथिक्स और ऐसे और हिंदी पर टाइम नहीं देंगे, देन यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। एथिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि कम टाइम में ज़्यादा एफर्ट आउटपुट देता है, तो आप एथिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। और एथिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करने का एक अच्छा तरीका ये है कि एथिक्स में आप नए से नए एग्जाम्पल लेकर आइए और पुटअप कीजिए। एग्जाम्पल आप माइथोलॉजी से भी लेके आ सकते हैं, माइथोलॉजी के एग्जाम्पल्स काफ़ी सूटेबल होते हैं, काफ़ी अच्छे भी लगते हैं। बाकी करंट के एग्जाम्पल्स अगर आप डालेंगे तो वो मोस्ट इफ़ेक्टिव लगेंगे आई वुड से। तो करंट में जैसे कि अभी तो करंट रहा भी नहीं अफ़गानिस्तान वाला इशू, पर फिर भी अगर आप कुछ भी करंट का कुछ डालेंगे, जैसे कि इलेक्शन का टाइम है तो कई बार इलेक्शन में वायलेंस हो जाता है, तो वो भी आप कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ आप डालिए, करंट की चीज़ें डालते रहिए। इसराइल पैलेस्टीन का इशू डालिए, रशिया यूक्रेन डालिए, अफ़गानिस्तान डालिए, रेफ्यूजी क्राइसिस डालिए, जो भी चीज़ें चल रही हैं करंट में उन सभी को आप डालिए। दैट वुड हेल्प यू इन गेनिंग गुड मार्क्स। इसके अलावा एथिक्स में आपको जो केस स्टडी है उसमें एक चीज़ का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि केस स्टडीज़ में आपने को वो थ्योरीज डालनी हैं जो आपने एथिक्स के डिफरेंट पार्ट में पढ़ी हैं। जैसे कि गांधी जी का आपने तलिस्मान पढ़ा है कहीं की, क्या है गांधी जी का तलिस्मान की कोई भी स्टेप आप ले रहे हैं तो उसका इफेक्ट जो छोटे से छोटा व्यक्ति उस पर देखिए, अगर नेगेटिव उस पर नहीं पड़ रहा है स्टेप तो आपका स्टेप सही है। ये गांधी जी का तलिस्मान है, ये आप यूज़ कीजिए केस स्टडी में।
और क्या यूटिलिटेरियनिज्म का प्रिंसिपल आप पढ़ के आए हैं, या फिर एरिस्टोटल का गोल्डन रूल, या बुद्धा का मिडिल पाथ पढ़ के आए हैं, गांधी जी का मीन्स एंड एंड पढ़ के आए हैं, जैनिज्म का अनेकांतवाद पढ़ के आए हैं, तो ये थ्योरीज आपने सिर्फ पढ़ने या रटने के लिए नहीं वो सिलेबस में डाली गई हैं। सिलेबस में डाला गया है कि आप उनको अपनी रियल लाइफ में भी यूज़ करें और केस स्टडीज़ में भी यूज़ करें। तो आई वुड रिकमेंड एवरीवन कि आप इन थ्योरीज को केस स्टडी में यूज़ करें। मान लीजिए कि एक कोई केस स्टडी आई है सैंड माइनिंग को लेके, कि आपको सैंड माइनिंग की परमिशन देनी है या नहीं देनी है, या फिर सैंड माइनिंग क्या हटाइए, कोई और देखें हम, जैसे कोई भी हो, कि एक कैदी को छोड़ने पे, अभी मैं एग्जाम्पल याद नहीं कर पा रहा हूँ कोई अच्छा सा, बट डालिए आप लोग यूटिलिटेरियनिज्म, ये सारी चीज़ें आप डालिए यहाँ। आई एम वेरी वेरी सॉरी कि मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ कोई एग्जाम्पल, पर आता है मुझे याद, तो मैं बताऊँगा आपके लिए। तो ऑल इन ऑल आपको ये थ्योरीज़ को यूज़ करना है, इनसे बहुत इफेक्टिव लगेगा। मीन्स एंड एंड का आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। अगर कोई केस स्टडी है, जैसे कि बच्चा है वो चीटिंग करके मार्क्स लेकर आना चाह रहा है और आपसे ओपिनियन मांगा जा रहा है कि ये सही है कि नहीं है, तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि गांधी जी की मीन्स एंड एंड की थ्योरी को ध्यान में रखते हुए ये कहा जा सकता है कि भले तो उसका जो बच्चा है, उसका जो एंड है वो तो प्योर हो रहे हैं कि वो अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है एग्ज़ाम में, अच्छी बात है, पर उसका मीन्स गलत है, चीटिंग करना इज़ नॉट करेक्ट। इस वजह से मीन्स एंड एंड के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए हम ये रिकमेंड करेंगे उसकी स्टडी में कि बच्चे को चीटिंग नहीं करनी चाहिए। तो ऐसी थ्योरीज आप यूज़ कीजिए। बाकी आपको रिवीजन यहाँ भी कई बार करना है चीज़ों का, टेस्ट सीरीज़ आपको अटेम्प्ट करनी है, आंसर राइटिंग आपको रेगुलरली करनी है। आई वुड से कि जब आपका सिलेबस एक बार दो बार स्टडी आप कर चुके हैं, यू हैव गॉन थ्रू द सिलेबस वेल, तो अब आप फिर आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दीजिए। दिन में आधा घंटे 20 मिनट जो भी टाइम आप निकाल सकते हैं, 2 दिन में एक बार, 3 दिन में एक बार, वंस इन अ वीक, पर लिखते रहिए और इनोवेशन लेकर आते रहिए। डायग्राम्स, फ्लो चार्ट बनाइए। डायग्राम तो जहाँ भी मौका मिले, कहीं भी ज्योग्राफी हो, ज्योग्राफी में तो आंसर आपको बस दिखता है और सीधा डायग्राम बनाइए। एमपी का बनाइए, इंडिया का बनाइए, वर्ल्ड में कोई स्पेसिफिक लोकेशन है जैसे अफ्रीका है या साउथ अमेरिका, कहीं का बनाने का मौका मिल रहा है तो डेफिनेटली गो फॉर इट। डायग्राम से बहुत इम्प्रेसिव लगता है आंसर। अपार्ट फ्रॉम दैट टेबुलर फॉर्म, कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें आप इनोवेशन लेकर आ सकते हैं। जैसे कि कोई पॉइंट है, 2-3 पॉइंट हैं, आप सीधा उनको पॉइंटर में लिख रहे हो, उसकी जगह आप एक सर्कल बना के उनको एरो के फॉर्म में लिख दो, वो अच्छा लगता है। दैट लुक्स इफेक्टिव। इससे मार्क्स गेन करना भी आसान है और हमारा टाइम भी सेव होता है। हम इतनी बड़ी थ्योरी लेके इससे अच्छा हम एरो बना के छोटे छोटे में लिख दें, टाइम भी बचेगा आपका, जगह भी बचेगी, आप उतने प्लेस को यूटिलाइज करके कुछ और लिख सकते हो। तो यूज़ करते रहिए, रिपोर्ट्स को बीच बीच में यूज़ करते रहिए। कोई भी डेटा है, मान लो आप लिख रहे हैं कि पॉपुलेशन जो है वो हमारी इलिटरेट है, तो सिंपल किसी भी चीज़, मान लीजिए पॉवर्टी में ही आप लिख रहे हैं कि इलिटरेसी की वजह से पॉवर्टी बढ़ रही है, तो इसको सिंपल पॉइंट लिखने से अच्छा ये है कि आप वहाँ पे लिख दें कि स्टिल 27% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ इलिटरेट विच इज़ द प्राइम कॉज ऑफ पॉवर्टी। तो हमने डेटा भी डाल दिया कि 27% इलिटरेट है। तो पॉइंट को, हमें डेटा को यूज़ करना सीखना पड़ेगा। डेटा तो हमें बहुत सारा याद है, लेकिन हमें उससे यूज़ करना नहीं आता है। इस तरह से आप यूज़ करें। कहीं पर भी आपको जेंडर बायसनेस दिख रही है तो आप उसको सिंपल लिखेंगे कि गर्ल्स एंड बॉयज़ आर डिस्क्रिमिनेटेड, तो वो इफेक्टिवली नहीं लगेगा। लेकिन हम उसकी जगह पे लिख दें कि अकॉर्डिंग टू द जेंडर गैप इंडेक्स दिस % ऑफ दी गर्ल्स आर डिस्क्रिमिनेटेड, तो उससे वो पॉइंट हमारा इफेक्टिव हो जाएगा। और लास्ट चीज़, एक मेंस के लिए मैं ये बोलूँगा कि नोट्स के लिए हम ना भटकें। मेंस के लिए देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ मटेरियल, बट वी हैव टू सिलेक्ट कि हमें कहाँ से पढ़ना है। एक सब्जेक्ट के लिए 2 या 3 नोट्स मोर देन इनफ होते हैं। हमें 10 नोट्स नहीं पढ़ने हैं। उन 2-3 नोट्स को भी उठाकर हम पढ़ें और उनका एक कंपाइल्ड सिंगल नोट बना लें और फिर उसको 10 बार पढ़ें। 10 नोट्स को पढ़ने से अच्छा एक नोट्स को हम 10 बार पढ़ें, तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल।
तो इतनी चीज़ें हैं मेरे ख्याल से जो हम करेंगे अगर, तो हमारा मेंस की प्रिपरेशन भी अच्छी हो सकती है। इसके बाद में थर्ड स्टेप होता है हमारा इंटरव्यू। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन में ज़्यादा कुछ नहीं है। इंटरव्यू हमारी पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है, तो ओवरऑल पर्सनैलिटी हमारी जज होने वाली है, दैट और उसको हम एक दिन में बना भी नहीं सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि फ्रॉम डे वन, जब से हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तब से हम अपनी पर्सनैलिटी पर काम करना स्टार्ट करें। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर हैविंग द थिंकिंग कि यार जब इंटरव्यू आएगा तभी हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन करेंगे। ऐसा ये गलत है। हमें इंटरव्यू की प्रिपरेशन फ्रॉम डे वन करनी है। हम आज से अपनी चीज़ें सुधारेंगे, तब हम जाकर एट द एंड ऑफ द डे, ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू, हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो हम अभी से कुछ चीज़ें अपने ध्यान में रखें, जैसे वॉइस मॉड्यूलेशन, किस तरह हम बात कर रहे हैं, हम अपने वॉइस को मॉड्यूलेट करें, कि बात करने का हमारा तरीका सही है कि नहीं है, कहीं हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट तो नहीं बोलते हैं, या कहीं पर हम बहुत ज़्यादा केयर फ्री तो नहीं हो जाते हैं कि हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता है क्या कोई किसी इशू को लेकर। इन सभी चीज़ को हम ध्यान रखें। इसके अलावा हम अवेयरनेस अपनी बना कर रखें। ऐसा ना हो कि आप यूपीएससी एमपीपीएससी की प्रिपरेशन में इतना ज़्यादा किताबी कीड़ा बन जाए कि आपको अपनी सराउंडिंग में क्या हो रहा है ये भी ना पता हो। इफ़ यू आर लिविंग इन अ सिटी, इफ़ यू आर लिविंग इन इंदौर एंड यू आर लिविंग इन भोपाल और समवेयर, तो यू शुड नो कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन इंदौर या व्हाट इज़ हैपनिंग इन भोपाल। ऐसा ना हो कि कुछ बहुत बड़ी चीज़ भोपाल में हो चुकी है और आपको पता ही नहीं है। तो ये आप चीज़ें ध्यान रखें। साथ ही साथ में हॉबी आपकी प्रिपेयर करें। आप कहने को बहुत आसान है कि हॉबी तो हर इंटरव्यू में पूछी जाती है, हॉबी में क्या है, पर हॉबी आपको एक्चुअल में प्रिपेयर करनी होगी। तो उसको थ्रू आउट द इंटरव्यू आप कर देखते हुए चलें। जैसे किसी की हॉबी सिंगिंग है, डांसिंग है, तो जब आप पढ़ नहीं रहे हैं तब आप अपनी हॉबी परस्यू करें, एक्चुअली परस्यू करें। मोबाइल में रील देखना, यूट्यूब चलाना, व्हाट्सएप चलाना, चैटिंग करना, इससे बेटर ये है कि आप अपनी हॉबी परस्यू करें। तो डैट वुड हेल्प यू इन रिफ्रेशमेंट एज वेल एंड ऑल्सो इन योर इंटरव्यू। इसके अलावा न्यूज़पेपर पढ़ें, आप लोग रेगुलरली पढ़ना ही है। साथ ही साथ में आप केस स्टडीज़ भी देखें कि न्यूज़पेपर में अगर मान लीजिए कोई दुर्घटना हुई है तो आप उसको देखें कि उस दुर्घटना में जो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने क्या स्टेप्स लिए, क्या स्टेप्स उसने नहीं लिए, क्या स्टेप्स ऐसे थे जो लिए जा सकते थे तो वो दुर्घटना नहीं होती। ये सारी चीज़ें देखते हुए चलें। दिस केस स्टडीज़ विल हेल्प यू इन योर इंटरव्यू। जब आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपको कलेक्टर बना दिया जाए तो आप कोई आपदा को कैसे रोकेंगे, तो आपको तब फिर वो चीज़ हेल्प करेगी। तब अगर आपने ऐसी कोई केस स्टडी न्यूज़पेपर में पढ़ रखी होगी तो आपको पता होगा कि उस टाइम पे कलेक्टर ने क्या क्या किया था, तो आप वही पॉइंट को फिर वहाँ इंटरव्यू में बोल सकते हैं। सो आई थिंक इतनी चीज़ें हैं जो आपको प्रिपरेशन करने में हेल्प करेंगी। अपार्ट फ्रॉम दिस आई वुड से कि आप अच्छी प्रिपरेशन करें। कई बार आपकी प्रिपरेशन के दौरान आपको डिमोटिवेशन होगा, पर हमें वो डिमोटिवेशन का जो फेज़ है वो इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि हमारी स्टडीज़ उससे अफेक्ट हो। डिमोटिवेशन एंड मोटिवेशन इज़ अ पार्ट ऑफ आवर जर्नी। तो वो डेफिनेटली डिमोटिवेशन आएगा, पर हमें उससे डरना नहीं है, कोप अप करना है और बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। मोटिवेट रहने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो बेस्ट थिंग कि एक्सटर्नल मोटिवेशन ढूंढने से अच्छा है इनर मोटिवेशन आप ढूंढें। आप ये सोचें कि आपने क्यों प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। अपने फैमिली के बारे में सोचें, पेरेंट्स के बारे में सोचें जिनको आपसे बहुत उम्मीद है, जिनको आपके ड्रीम को जो साकार होते हुए देखना चाहते हैं, उनके बारे में सोचें। डेफिनेटली आप अगर एक सिंसियर कैंडिडेट हैं तो इतने से ही आप मोटिवेटेड रहेंगे। बाकी बिलीव इन योर सेल्फ। आई नो कि आप सभी इतने कैपेबल हैं कि इन फर्स्ट अटेम्प्ट आप सभी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। इन केस बाय मिसफॉर्च्यून अगर आप फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम फेल भी होते हैं, तब भी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। यू हैव टू कीप ट्रस्टिंग योर सेल्फ, यू विल मेक इट। और फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं तो सेकंड में होगा, सेकंड में नहीं तो थर्ड में होगा, पर होगा ज़रूर। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि संघर्षमय जीवन का उपसंहार नियम रूप से हर्षमय होता है। दैट मीन्स
क्या है इसका मतलब कि अगर आप एफ़र्ट डाल रहे हैं किसी चीज़ में, आप संघर्ष कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो उसका जो परिणाम है, उपसंहार है, उसका जो रिज़ल्ट है वो डेफिनेटली हर्षमय होगा, अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा और आपके फेवर में होगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट। मेरी तरफ से इतना ही था। आई होप कि ये सेशन आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा और मैंने आप सभी की क्वेरीज़ जो भी रही होंगी उनको एड्रेस करने की पूरी कोशिश करी है एंड आई होप कि वो एड्रेस हो गई होंगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम पे में भी मेरा चैनल है, उस पर भी आप कनेक्ट हो सकते हैं आयुष जैन ऑफिशियल पर, या फिर इंस्टाग्राम हैंडल मेरा डिप्टी कलेक्टर आयुष जैन के नाम से है, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं, उस पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं डेफिनेटली उनको आंसर करने की कोशिश करूँगा। सो ओके देन, बाय बाय एंड कीप स्टडीइंग। ऑल द वेरी बेस्ट एंड अच्छे से पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट।